नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज और हम इस समय मौजूद है घोसी में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज यादव जी। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो इस समय दौर चल रहा है, पिछले अगर यूपी चुनाव के बाद की बात कर लें तो जो दौर चल रहा है, कई ऐसी चीज़ें सामने निकल के आई हैं। सबसे पहले तो इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। लेटेस्ट मैटर है, अभी उस पर हम बात कर लेते हैं। कल यूपी इंटर का पेपर अंग्रेजी का फिर से लीक हो गया, जबकि इससे पहले यूपी टेट लीक हुआ था तो ये हुआ था कि दोषी जो भी हैं उन पर बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे कि आने वाले जो परीक्षा है उस पर असर न पड़े। मगर ये तो अभी सरकार बनने के बाद ही पहला पेपर ही लीक हो जाना, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती है, करती ही नहीं है, लिपापोती करती। ये सिर्फ यूपी टेट और 12वीं की परीक्षा तक नहीं है, जेई का भी परीक्षा लीक हुआ, दरोगा का भी परीक्षा लीक हुआ, कांस्टेबल वाला भी लीक हुआ। ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार कार्रवाई के नाम पे लिपापोती करती है, मीडिया बाइट दे देती है, मीडिया हवा बनाए रखती है सरकार के पक्ष में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार के संरक्षण में ही सब कुछ हो रहा है और सरकारी संरक्षण के लोग ही ये सब कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से बाबा का बुलडोजर चल रहा है, बार बार चीजें निकल के आ रही हैं कि बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, फिर ये बाबा का बुलडोजर आम जनता को ही दहशत फैलाने का काम क्यों किया जा रहा है? और उनको क्यों नहीं दहशत हो रही है जो बाबा का बुलडोजर लेके चल रहे हैं? जैसे कि अफसर लोग लेके तो आगे आगे वही चलते हैं, फिर उन्हीं को डर क्यों नहीं है? वो जानते हैं, क्योंकि वो बाबा के संरक्षण के लोग हैं और बाबा का बुलडोजर सिर्फ अर्जित लोकतंत्र को की धज्जियां किस तरीके से उड़ाए जाए उसके लिए है। और बाबा का लोग आदित्यनाथ योगी, जो हमारे आदरणीय श्रीमान आदित्यनाथ योगी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं है। नहीं तो विपक्ष के प्रत्याशी के घर के सामने बुलडोजर खड़ा नहीं करते। हमारे जौनपुर के एमएलसी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, उनके घर के बाहर इसलिए बुलडोजर खड़ा कर दिया गया कि वो घर से ना निकल पाएँ। लेकिन समाजवादी लोग ऐसे बुलडोजर से डरने वाले नहीं हैं। समाजवादी लोगों का की पहचान है क्रांति। और हम आदरणीय श्रीमान माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शिष्य हैं, हम आदरणीय श्रीमान अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और संघर्ष समाजवादी पार्टी की पहचान रहा है और उस संघर्ष से डरते हैं, उस विरोध से डरते हैं। इसलिए कोशिश करते हैं कि विरोध के स्वर को कैसे दबाया जाए। अभी हमारे यहाँ एक पत्रकार थे बलिया में, उन्होंने डीएम को दिखाया कि देखो हमारे पास ये पेपर आ गया, कैसे लीक हुआ पेपर। डीएम ने उसके खिलाफ एफआईआर करवाया। डीएम को तुरंत कार्यवाही वहाँ के बीएसए के ऊपर करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को वहाँ की कार्यवाही डीएम के ऊपर करना चाहिए, वहाँ के डीआईओएस के ऊपर करना चाहिए। एक डीआईओएस को उन्होंने सस्पेंड किया। ऐसे लोगों को टर्मिनेट करना चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत सर्विस टर्मिनेट होनी चाहिए। आखिर इस तरीके के यहाँ लाखों जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। दिन पे दिन पठन पाठन की वस्तुएं महंगी हो रही हैं, बावजूद इसके मुख्यमंत्री जी कार्यवाही ना करने के जगह पे मीडिया करती है बहुत निर्णायक करे। क्या निर्णायक कार्यवाही हुई? दरोगा का पर्चा लीक हो गया, सिपाही वाले कांस्टेबल भर्ती वाला पर्चा लीक हो गया, जेई वाला पर्चा लीक हो गया, टीटी वाला हो गया, शिक्षक वाला हो गया, अब ये देख लो 12वीं के बच्चों का परीक्षा लीक। तो देश, उत्तर प्रदेश के भविष्य को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं सरकार में बैठे लोग। तो क्या सरकार के पास शासन तो है ना कि जो अफसरशाही लोग बैठे हैं इन पे बुलडोजर चलाए और इनको बड़ी तादाद में जो लोग दोषी हैं इनको जेल भेजे? अगर ऐसा एक्शन लेती है सरकार तो इस सरकार को रोकता कौन है? और हमें लगता है कि अगर एक्शन लेती सरकार तो ये फिर एक एक करके सारे पर्चे लीक नहीं होते। सरकार ही तो पर्चे लीक करवा रही है, कार्रवाई किस पे करे? एक दिखाने के लिए एक आदमी को सस्पेंड कर दिया है। बताइए कितने भी पर्चा लीक करवाने वालों के घर के ऊपर बुलडोजर चला, एक आदमी बता दीजिए आप। सरकार के संरक्षण के लोग ये काम कर रहे हैं। पिछली बार जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था यूपी टेट का, आप देख लीजिए बीजेपी का नेता निकल के आता है कि नहीं आता है। वो बीजेपी का नेता है, बीजेपी से एमएलए के रिश्तेदार के कंपनी को दिया गया था पेपर का टेंडर। तो जब आप रिश्तेदार देख करके काम करोगे तो कार्रवाई नहीं कर पाओगे। कार्रवाई इन्होंने किया ही क्या है? उत्तर प्रदेश के लोग देखिए, अधिकतर इलाहाबाद, बनारस, आजमगढ़, लखनऊ निकल करके जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं वो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं। उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि 8 साल, 10 साल, 20 साल वो सर्वाइव कर पाए तैयारी के लिए। उनके पास संसाधन बड़े सीमित होते हैं और इन सीमित संसाधनों के बच्चों को रिजल्ट लेना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन जब पेपर लीक हो जाते हैं तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं।
इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि कल का पेपर लीक होने के बाद वजह से एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मुख्यमंत्री जिम्मेदार है सीधा, और ये मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हो रहा है सब कुछ, ये भी ध्यान रखिए। क्या लगता है, बात की जाती है कि चौथा लोकतंत्र, स्तंभ है मीडिया, और बलिया में मीडिया को ही उठाकर, वो पत्रकार को ही उठाकर जेल भेज दिया गया जिसने ये दिखाया था। तो कित अफसरशाही इसका मतलब हावी है, वो फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं पूरे देश को और पब्लिक को। देखिए, एक चीज आप समझिए, मीडिया पहले जो पत्रकार हैं वो पत्रकारिता करें। जब तक आप सरकार की सरकारीपन करेंगे, पत्रकारिता नहीं करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रीतिकालीन, या फिर अभी जो एक नया टर्म्स आया है कि गोदी पत्रकार, इस तरीके के काम करेंगे तो सरकार आपसे नहीं डरेगी। और ये ठीक है कि उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हुआ और जेल गया, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पत्रकार पत्रकारिता करें और स्वतंत्र करें। देखिए, पत्रकारों ने ही पत्रकारिता को कमजोर किया है, ये ध्यान रखिए आप इस बात को। पत्रकारिता को पत्रकारों ने ही बर्बाद किया है, लेकिन इस पत्रकारिता की मूल भावना और पत्रकारिता को बनाए भी पत्रकारों ने ही रखा है। ध्यान रखिए, ये जो अलग है ना, इसको जनरलाइज मत करिए, इन दोनों के अंतर को आपको समझना होगा। वैकल्पिक पत्रकार आज के डेट में हैं, असली पत्रकार वही बचे हैं, बाकी तो सरकारी पत्रकार हो गए। बताइए कि जितना अभी दिखा रही मीडिया, इतनी कार्रवाई हुई पेपर लीक कराने वाले पर, ऐसे ही दिखाया यूपी टेटी के समय में, ऐसे ही दिखाया दरोगा वाले में, ऐसे ही दिखाया पीसीएस वाले में, ऐसे ही दिखाया शिक्षक वाले में। फिर अगला हो कैसे जाता है? एक भी क्वेश्चन मुख्यमंत्री जी से इस पे कोई पूछा हो? मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं पूछते ये लोग। तो इसलिए पत्रकार और पत्रकारिता का जो धर्म है, पत्रकार वो करें, सिर्फ उसके अलावा करने की जरूरत नहीं, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सरकार दमन कर रही है पत्रकारों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार मुझे याद है, मैं जब अभी प्रचार में निकल रहा था तो मुझे एक पत्रकार मिला, बांदा की बात है। वहाँ किसी पत्रकार ने जो मिड डे मील के खाने को क्वालिटी को लेकर के सवाल उठाए, उसको भी जेल में डाल दिया। अभी कल मैंने सुना बलिया में जेल में डाल दिया। कैसी बात बनेगी? ये सरकार दमन कर रही है, और चौथे स्तंभ बनाए रखना भी चौथे स्तंभ के लोगों का ही काम है। ध्यान रखिए ये बात। मनोज एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो मनोज समाज का काम करेगा। पत्रकारिता के बचाए रखने के लिए, पत्रकारिता को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे पहला कदम पत्रकारों को ही उठाना पड़ेगा। आप जैसे साथियों की जरूरत है पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए। क्या लगता है, कुछ दिन से बहुत चर्चा हो रही है, कश्मीर फाइल एक मूवी आई है और जिसको लेकर बीजेपी पूरा एकदम खेल रही है कि बहुत अत्याचार हुआ था उस समय, और जो भी हुआ था गलत हुआ था। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? उस अत्याचार करने में जितना अत्याचारियों का हाथ रहा है, उतना ही बीजेपी का भी उसमें हाथ रहा है। इसका कारण है, जब उस दौरान सरकार थी, भारत सरकार अगर सही से काम नहीं कर रही थी, तो फिर बीजेपी के समर्थन से चल रही सरकार को इन्होंने क्यों नहीं गिराया? उस समय पार्लियामेंट के भाषणों को आप देख लीजिए, उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? उस पर सार्थक प्रश्न बीजेपी के लोगों की तरफ से क्यों नहीं उठाया गया? पहला। दूसरा, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले बीजेपी की भी सरकारें रही हैं 5 साल या 7 साल, जो भी। उन्होंने क्या कार्य किया इन हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए? प्लस वहाँ बीजेपी कहती है कि 200 एकड़ जमीन नहीं मिल रही है पुनर्स्थापना के लिए, कश्मीरियों के लिए, जो कश्मीरी पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, जो विस्थापित हुए। और उसी जम्मू और कश्मीर में 3000 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियलिस्टों को सरकार दे देती है। 3000 खोजने में समय नहीं लगता, 15 दिन के ड्यू पे मिल जाता है। तो अब हमारे कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी भाई बहनों को सोचना पड़ेगा कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारे नाम पे विक्टिम कार्ड खेल करके सरकार बनाने के जुगत में लगा है। कश्मीर फाइल की बात कर लें, इस पर अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक टीका टिप्पणी की थी। उन्होंने सदन में बोला था कि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि कश्मीरी पंडित वहाँ पे सेटल हों और वहाँ पे रह सकें। इस पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से कल उनके घर पे तोड़ फोड़ किया है, जो भी हमला बोला है, इसको कैसे देखते हैं आप? चूंकि दिल्ली के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कितना अच्छा है और कितना सही है ये? देखिए, सही कहाँ से हो सकता है? एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे
सही बात कहने की वजह से आप अटैक करेंगे तो ये कहीं भी लोकतांत्रिक भी नहीं है और लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के खिलाफ है। आप असहमत हो सकते हैं, आप उस पर तर्क करिए, उस पर आपके क्या तथ्य हैं उस तथ्यों को रखिए, उनके घर के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। और लोकतंत्र में ऐसी हिंसा को, अगर हिंसा से तंत्र नहीं चलेगा। हमारा जो लोकतंत्र है वो गांधी जी की अहिंसा से अर्जित हुआ और बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और लड़ने के बाद ये तंत्र लोकतंत्र बना। और इसमें आदरणीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिन रात एक करके एक संविधान बनाया और संविधान में हर एक चीज़ की एक व्यवस्था बनाई। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम उनके घर गए थे मिलने। मैं पूछ रहा हूं उन लोगों से कि किसी के गेट को कूद करके, किसी के सिक्योरिटी वाले को धक्का दे करके और कौन सा मिलना होता है, और उनके घर के बाहर नारेबाजी, मुर्दाबाद के नारे लगा करके कौन सा मिलना होता है। ये सिर्फ कश्मीर में जो दुखद घटनाएं हुई, उन दुखद घटनाओं के आड़ में किस तरीके से माहौल को डिस्टर्ब किया जाए, जो हमारे भाईचारा है, बंधुत्व बना हुआ है, उसको हम कैसे डिस्टर्ब करें, इसी का प्रयास है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या लगता है आपको कि अगर इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी तो क्या देश में शांति बनी रहेगी? जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां, हर पार्टियां, कोई पार्टी चूकती नहीं है और हमें लगता है कि लोगों को दंगा करवाने में और दंगा भड़काने में सबसे ज़्यादा तो रोल आम आदमी का नहीं, सबसे ज़्यादा रोल तो पार्टियों का होता है जो तस्वीरें निकल के आती हैं। देखिए, कई बार कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है कि हमारे देश की अर्जित लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में सबके अधिकार चिन्हित है, सबके जो कार्यकलाप हैं और कार्यक्षेत्र हैं वो भी निर्धारित हैं। बावजूद इसके एक जज द्वारा ये कहा जाता है कि अगर कोई किसी भी समाज के खिलाफ गलत टीका टिप्पणी करे और वो मुस्कुरा के करे तो उसको हम हिंसा फैलाने का आरोप नहीं मानेंगे। ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज ने कहा है। ऑब्जेक्टिविटी जो एक हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक मर्यादा है, उसको भी थोड़ा सा हमारे जो न्याय में जो हमारे सीनियर हैं, हमारे देश के स्थापित व्यवस्था के अनुरूप जो लोग पदों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा और ज़रूरी है। लोकतंत्र में ये सब चीज़ें, ये लोकतंत्र अकेले किसी वस्तु का नाम नहीं है, बहुत सारे अंग बने हुए हैं और उस अंगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बननी है। आप लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन को ध्वस्त कर दिए, उसको अगर नहीं मानेंगे, उसके अलावा पुलिसिंग व्यवस्था को ध्वस्त कर दिए, उसको नहीं मानेंगे, आप यहाँ के मेडिकल है उसको ध्वस्त कर दिए, आप यहाँ के शिक्षा है उसको ध्वस्त कर दिए, तो इन चीज़ों को जब बर्बाद आप कर देंगे तो लोकतंत्र किसी एक किताब का नाम नहीं है। ये जो एक 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 जो माला है ना, ये माला है, ये माला विभिन्न जो इसमें फूल लगे हुए हैं, इन फूलों से ही सजता है। मनोज जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम दावे के बाद भी समाजवादी पार्टी चुनाव सरकार नहीं बना पाई, चुनाव हार गई, इसको कैसे देखते हैं आप? हमने चुनाव हारा है, लोगों का दिल जीता है और हम चुनाव हारे नहीं हैं, चुनाव हराए गए हैं। लूटतंत्र लोकतंत्र पे भारी हो गया। डीएम एसपी मिल करके ईवीएम को सड़कों पे लेके घूम रहे थे और विभिन्न जगहों पे मशीनें पकड़ी गई हैं। उसकी वीडियो विजुअल्स आज भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिएगा। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर करवा रही है सरकार। हम इसका भी विरोध कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो काम सरकार को करना चाहिए वो समाजवादी लोगों ने किया है। इसका मतलब कि सरकारी तंत्र पे सरकार को ही भरोसा नहीं है।